हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है हरिओम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को मेनली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले मैं इसको बता दूं कि इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है मेरा जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फेस, ट्रिगो फेस वन के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके और एक है पार्ट अपना ट्रिगो फेस टू, थर्ड पार्ट है हमारा ट्रिगो फेस थ्री। ठीक है। अच्छा, ट्रिगो फेस वन जो है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिगो रेशियोज, रेशियो एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज ट्रिगो फेस टू है जो है, इसमें पढ़ेंगे हम ट्रिगो इक्वेशंस, ट्रिगो इक्वेशंस। ट्रिगो फेस थ्री जो है हमारा, इसमें पढ़ेंगे अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरीके से आप जो ट्रिग्नोमेट्री, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, फेज वन, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटीज और अदर कॉन्सेप्ट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फेज टू है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, सब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की स्टडी करेंगे। और ट्रिगो फेज थ्री जो है, उसमें आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स की स्टडी करेंगे। तो हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ट्रिगो फेज वन। ट्रिगो फेज वन में क्या होगा आपका, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक की जो स्टार्टिंग है एक तरीके से वहां से स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो है इसको लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है ना आपका, वो वर्ड है एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। तो किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है इसको स्टडी करते हैं। जैसे कि मान लो इसको मैं इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूं, जैसे कि मान लो पहला हुआ मेरा ट्राई, दूसरा हुआ गोनो और थर्ड है मेरा मेट्री। ट्राई मीन्स हो गया अपना थ्री, गोनो मीन्स क्या होगा हमारा साइड्स, साइड या एंगल्स को ले सकते हो आप इसके अंदर। मेट्री मीन्स होता है अपना मेजरमेंट। ट्राई मीन्स थ्री, साइड्स, मेजरमेंट। इन तीनों को मिला के बनता है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब थ्री साइड्स का मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, तो ये क्या है, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। कौन सा, किस लैंग्वेज का वर्ड है ये, ग्रीक भाषा का वर्ड है ये। अच्छा, इसका मतलब देख लिया हमने कि थ्री साइड्स का मेजरमेंट हो गया। अब थ्री साइड्स का मेजरमेंट का मतलब, जैसे कि सपोज करो ट्राइंगल की स्टडी करते हैं हम थोड़ी सी, इसके बाद में आते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या बोलती है हमारी, कि सपोज करो कि एक ट्राइंगल है मेरा, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ए बी सी तीन साइड। अच्छा, हमेशा जो एंगल ए होगा इसको बोलेंगे अपन एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इस एंगल ए के सामने हमेशा साइड होती है हमारी ए, इस बी के सामने होगा बी, सी के सामने होगा सी। ये स्मॉल में है सब, और बाकी एंगल्स को मैंने कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, ये इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो अंदर वाला एंगल है इसको बोलते हैं अपन इंटीरियर एंगल। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है फिर, इसका मतलब इंटीरियर पता लगा मैं तो एक्सटीरियर पता करते हैं। जैसे कि सपोज करो इस साइड्स को मैं आगे बढ़ा दूं, तो ये जो एंगल होंगे ना मेरे, जैसे कि मान लो ये कंप्लीट टोटल कितना होता है अपना पाई।
किसी भी लाइन का पूरा एंगल जो होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है, यहाँ से मैं मेजर करूँ तो वो क्या हो जाएगा अपना 180। 180 यानी कि पाई माइनस का मैं सी बोल दूंगा इसको, इसे क्या बोल दूं मैं पाई माइनस ए बोल सकता हूँ, और इसे बोल सकता हूँ मैं पाई माइनस बी एंगल हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा ये हो गया मेरे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स की बात हो गई। अच्छा जो फर्स्ट बात हमारी स्टार्ट होती है वो ये होती है यहाँ से कि जो सम ऑफ एंगल्स होगा, आपका जो सम ऑफ एंगल होगा ट्राइंगल के अंदर वो कितना होता है 180 डिग्री। दूसरी बात पर आते हैं, दूसरी बात क्या बोलती है कि इसमें कोई भी दो साइड्स का सम, मतलब सपोज करो मैं ए प्लस बी करता हूं, इनका जो सम होगा ऑलवेज ग्रेटर देन सी होगा, मतलब सी से हमेशा इन दोनों की वैल्यूज जो होगी वो ज्यादा ही होगी, इतना तय है। अच्छा थर्ड बात को पे बात करते हैं इसी के लिए। अच्छा ये तो सबको पता है कि हाँ ए प्लस बी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन सी होती है, बट ये भी जान लो कि सपोज मैं इनका डिफरेंस कर दूं, कोई भी दो साइड का सम का डिफरेंस और इनका मोड ले लेते हैं, वो ऑलवेज लेस देन सी होता है। ये भी हमारा एक नया इसी से जनरेट होता है, ठीक है। अब सब ये कैसे पता लगा कि हमें दो का साइड्स का सम जो होता है वो ऑलवेज लेस देन सी होगा, तो इसको पता करने के लिए मैं सपोज करो ये मोड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इस मोड को मैं दो तरीके से ओपन कर सकता हूँ, एक तो ओपन कर सकते हैं अपन कैसे, ए माइनस बी और लेस देन सी, कुछ इस तरीके से। दूसरा इसको दूसरी तरीके से कैसे ओपन कर सकता हूँ मैं, माइनस के साथ में, जैसे कि ए माइनस ऑफ, एक तो अपनी जो वैल्यू है एक बार तो पॉजिटिव की तरफ बिहेव कर रहा होगा और एक तरफ बार ये नेगेटिव की तरफ बिहेव कर रहा होगा। अच्छा तो इसका मतलब ये हो गया, यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ साहब, क्या मैं इसको बी माइनस ए लिख सकता हूँ क्या, और इसको अपन यहां से मैं पर्टिकुलर एक चीज की वैल्यू, एक साइड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यूं लिख सकता हूँ कि सी प्लस बी को जब अपन इधर शिफ्ट करें तो ए इज ग्रेटर देन बी प्लस सी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि दो साइड का सम जो है ऑलवेज ग्रेटर है किससे, एक साइड से। ये यहाँ पे भी तो हमने यही बोला कि दो साइड्स का सम, कोई भी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन होगा अदर बाकी जो रिमेनिंग साइड है उससे। यहां से देखते हैं, इसको भी देख लो, यहां से देखना बी को लिया मैंने और सी प्लस ए, यहाँ पे भी यही बात प्रूफ हुई अपनी कि दो साइड का सम जो होता है ऑलवेज रिमेनिंग साइड से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। तो ये तो तो इसका मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि साहब ये बात जो हमने बोली है ना वो एकदम करेक्ट है। अच्छा ये बात करेक्ट होने के बाद में हम आते हैं फोर्थ डिडक्शन। फोर्थ डिडक्शन जो है वो क्या होगा, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो क्या होगा यहाँ पे कि हम यूं बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लो सपोज एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी है, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑलवेज जो बी साइड की जो लेंथ होगी ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन सी होगी। यहाँ पे ये भी है, कैसे है ये सब, सपोज करो कि जैसे कि मान लो बी एंगल मेरा सबसे बड़ा है, बी एंगल सबसे बड़ा होगा तो इसका मतलब ये होगा इन दोनों के बीच का गैप भी सबसे बड़ा होगा। यदि ये बड़ा होता है, सपोज करो कि इस एंगल को ले लो, सी सपोज यहाँ है, बी आपका यहाँ है, ठीक है। तो बी बड़ा होगा तो इसका मतलब है इसकी डिस्टेंस भी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है इसकी लेंथ जो होगी ना वो बड़ी होगी। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, बी इज ग्रेटर देन सी आ गया। फिफ्थ पे आते हैं अपन। अच्छा फिफ्थ पॉइंट को देखें तो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है अपना, यहां से स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल रेशियोज की बात। फंडामेंटल रेशियो की बात स्टार्ट करते हैं। ये सब क्या होता है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना, जो 6 फंडामेंटल रेशियोज को डिफाइन किया हुआ है। कैसे, जैसे कि मान लो एक तो होता है हमारा जो कि आप ऑलरेडी शायद पढ़ भी चुके हो, 9th और 10th में आप इनकी स्टडी अच्छे से कर चुके हो। साइन थीटा होता है एक हमारा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, उसके बाद में आया हमारा सेक थीटा और लास्ट होता है हमारा कोसेक थीटा, ठीक है। इतना करने के बाद में हम एकदम इसकी स्टार्टिंग पे चलते हैं। सबसे पहली बात, ये सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हैं हम, जैसे कि मान लो ये 90 डिग्री हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा साहब ये ठीक इसको हमने थीटा अज्यूम कर लिया, ए बी
और सी लिखा है यहाँ पे। इतना लिखने के बाद में जो हमेशा एक बात ध्यान रखना, थीटा के सामने जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो उसको हमेशा मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, पी से। अच्छा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है हाइपोटेनियस। क्या होगा अपना, हाइपोटेनियस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के सामने कितना होगा, हाइपोटेनियस। तो बाकी बचा कौन सा, बेस बचा, तो इसको लिख दिया। अच्छा, इनको याद रखने की ट्रिक, दो तीन तरीके से इनको अपन याद रखते हैं। जैसे कि ये ट्रिक्स आपने काफी पढ़ चुके हो इससे पहले, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से आता भी होगा ये सब काम। फिर भी अपन एक बार इन पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो, एक तो इसको बोला जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। यहाँ पे होता है अपना साइन थीटा, यहाँ होता है हमारा कोस थीटा, यहाँ होता है हमारा टेन थीटा, यहाँ होता है हमारा कोट थीटा, यहाँ होता है हमारा सेक थीटा, और इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। और दूसरी ट्रिक ये भी होती है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये तो दो ट्रिक्स हो गई इनको याद रखने के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। इस तरीके से आप जिसको आपको सुटेबल लग रही हो आप उसको याद रख सकते हो, ये ट्रिक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात गौर करने वाली है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें, कि ये रिप्रेजेंट करते हैं हमें साइड ऑफ इनकी जो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियोज रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से लिखना चाहूँ कि P अपॉन एच हो गया एक अपना, कोस थीटा को लिखेंगे तो B अपॉन एच लिख दिया, टेन थीटा को लिखा तो P अपॉन बी लिख दिया साहब, P अपॉन बी लिख दिया। कोट थीटा को मैंने रिप्रेजेंट किया, कोट थीटा कहाँ है साहब, ये रहा, इसको लिखेंगे तो किसे लिखेंगे, B अपॉन पी लिख दिया। सेक थीटा की बात करें तो H अपॉन बी, जो इसके पास में उसको ऊपर और बाकी वाले को नीचे, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने कोसेक थीटा को H अपॉन पी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेरे जो ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं साहब। ये कोई पूछे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसी चीज को लेके। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या बोलती है हमारी, कि जैसे कि मान लो इसमें मेनली तो आपकी तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आप पहले से अच्छे से जानते भी होंगे शायद, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमारा। अच्छा, सेकंड, यहां से मैं चाहूँ ना तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ सब, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, मैं या तो इसको उधर भेज दूं तो इसको क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, या फिर यूं यूं बोल दो कि साहब इसको यहाँ रख लो और इसको उधर भेज दो, तो हम इन दोनों को एक दूसरे को इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। सेकंड आती है अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं अपन कोट स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको भी साहब ऐसा भी कर सकते हो आप, मैंने क्या किया, इसको पकड़ के यहाँ रखा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मैंने कुछ इसको ऐसे लिखा है। इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूं मैं, चाहो तो आप इसमें जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। बट क्या होता है कि ज्यादातर ये चीज आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी कि यहां से ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या। अच्छा साहब, इसको तो मैं और भी अच्छे से जानता हूँ, ये इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यार, आप ए प्लस बी और ए माइनस बी करके लिख दो इसको तो। अच्छा कैसे, जैसे कि मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरी तरीके से लिख सकते हैं अपन इसको सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, तो इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू क्या होता है अपना 1। अच्छा, ये टर्म इज इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहां से
इस ब्रैकेट को इसके नीचे भेजना चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि साहब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, मैं 1 में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। किया कुछ नहीं है अपन ने, सिर्फ एक आइडेंटिटी पढ़ी। मैं सिर्फ तीन ही पढ़ाऊंगा आपको, पहली दूसरी, इसको सिर्फ मैंने थोड़ा सा इंटरचेंज किया, इसको और ज्यादा खोल के लिखना जानता था तो वैसे भी लिख दिया साहब। वैसे लिखने के बाद में एक ब्रैकेट को मैं नीचे ले गया, बस इतना सा आप ध्यान रख लेना कि इसको प्लस के साथ में आ जाए ये दोनों, तो इसको मैं इनका इन्वर्स करके माइनस के साथ में भी लिख सकता हूँ, या इन दोनों को मैं इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख लो, इसको इसके नीचे भेज दो, ऐसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट पे आते हैं, और एक लास्ट थर्ड जो है आपकी वो होगी आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं अपन कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी वही इंटरचेंज करके लिखता हूं मैं, इसको यहाँ रखता हूँ, इसको उठा के इधर फेंक देता हूँ, इधर कर देते हैं तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया अपना 1 हो गया। वापस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म, अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि इसको साहब ऐसे लिख दो, कोसेक थीटा माइनस प्लस में कोट थीटा, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। और इसको यहां से फिर वापस में क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने। अच्छा एक बार और स्टार्टिंग से, फर्स्ट क्या पढ़ा अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या पढ़ी अपन ने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा अपन ने, सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड जो है वो क्या पढ़ा अपन ने, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है अपना, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद रखनी है। इन तीन आइडेंटिटीज के बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इतना होने के बाद में अब हम हमारी कहानी जो है वो थोड़ी आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे कि मान लो कुछ बेसिक्स को लेते हैं, कुछ बेसिक, जैसे कि मान लो बेसिक्स में सबसे पहले अपन ये एंगल को लेते हैं। एंगल की बात करें, एंगल क्या होता है साहब, एंगल के बारे में लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है साहब, अमाउंट ऑफ रोटेशन। सबसे पहली बात करूं मैं एंगल की, तो एंगल क्या होता है साहब हमारा, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो एक रेफरेंस लाइन लेता हूं मैं, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है कि एक अदर लाइन को लिया मैंने और वहां से लेते हुए इसको मैं रोटेट करा रहा हूं, इस तरीके से कुछ रोटेट करा रहा हूं, ठीक है ना। रेफरेंस लाइन से कुछ इस तरीके से रोटेट कराया, तो सपोज करो जो अदर लाइन है मेरी वो ये आ गई, और तो इनके बीच का जो एंगल होगा ना उसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा, या इसको बोलूंगा अपन मैं ये अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ साहब, ठीक है। अच्छा, अमाउंट ऑफ रोटेशन बता दिया। अब दूसरा देखना, सपोज करो इसको मैंने क्या किस डायरेक्शन में लिया था, हमेशा इधर इस डायरेक्शन में लिया, तो इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा, सब सपोज करो मैंने इसको इधर नहीं घुमा के नीचे घुमा दिया, तो फिर क्या करते हैं आप, तो उस डायरेक्शन में अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता ना, यहाँ किस डायरेक्शन में घुमाया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहां से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दूं तो फिर क्या बोलोगे आप, तो ये जो थीटा होगा ना अपना, उसको अपन बोलेंगे माइनस के साथ में रिप्रेजेंट कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज में अपन ने पॉजिटिव मान लिया, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव के साथ में ले लेंगे। तो इस तरीके से आप एंगल्स को बता सकते हो कि साहब एंटी क्लॉकवाइज में इस तरीके से एंगल क्या होगा अपना, और क्लॉकवाइज में क्या होगा। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं अपन एंगल एक्सीडिंग
360 डिग्री। अब ये नई बात किया गया यार, एंगल एक्सीडिंग 360 का मतलब ये हो गया, जैसे कि सपोज करो मैं कोई भी एक रेफरेंस लाइन लेता हूँ, रेफरेंस लाइन लेता हूँ और यहाँ से मैंने कुछ अदर लाइन ली जो कि इससे थीटा एंगल पर है, ठीक है, और एक अदर लिया मैंने। दूसरी केस में मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन को जो इस लाइन है इसको मैंने पूरा रोटेट करते हुए फाइनली यहाँ लाके छोड़ा, और इनके बीच का जो एंगल है ना वो भी कितना है मेरा, थीटा ही है साहब। अब ये दोनों लाइंस जो ये है तो एक ही ना, इसके बीच का एंगल कितना, थीटा, इसके बीच का एंगल कितना, थीटा, बट इसको तो मैंने सिर्फ थीटा शिफ्ट किया और इसको क्या हुआ, मैंने पूरा 360 घुमाते हुए और इस थीटा तक लाया। तो ये कहने का मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 360 डिग्री प्लस थीटा, ऐसा भी है। ये कितना होगा, 360 प्लस थीटा, और ये हो गया अपना थीटा। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि दोनों दिखने में तो एक जैसे होंगे, वैल्यू तो दोनों की सेम है, बट यूं बोल सकता हूं मैं कि ये एक्सीड कर रहा है 360 से थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल एक्सीड करता ही है। अच्छा, यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है साहब, कि जैसे जो दोनों लाइंस है इनके जो एरो है ना ये हमेशा बाहर जाते हुए होने चाहिए, बाहर जाते हुए होना चाहिए, तभी इनके बीच में एंगल्स माना जाएगा। जैसे कि मान लो इनके जो दोनों एरोज है ना, ये इन दोनों दो जो अपने दो रेफरेंस लाइन है इनके एरोज क्या होने चाहिए, बाहर जाते हुए होने चाहिए, ये बाहर जाते हुए होना चाहिए, तभी इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं अपन। जैसे कि सपोज करो कि साहब हमारे एंगल एरो जब ऐसे नहीं होते तो फिर क्या करते हैं हम, जैसे कि आगे जाके अपन मतलब जैसे कि मान लो अपन वेक्टर की स्टडी करें, वेक्टर को देखें थोड़ा सा, तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। जैसे कि मान लो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। अब देखना, क्या मैं इसको एंगल ए बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर। क्या इनके बीच का इसको एंगल बोल सकता हूँ क्या मैं, नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि एक की तो डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन में, एक दूसरे की डायरेक्शन किधर हो रही है अपनी, इधर हो रही है। एक तो इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। जबकि मैं यूं बोलता कि इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी भी इधर होती ना, भाई इसकी भी बाहर की तरफ होती, तब जाके मैं इसको एंगल बोल सकता था। तो यहाँ पे एंगल किसको बोलेंगे, एंगल किसको बोलेंगे अपन, कि जैसे कि मान लो ये वाला जो वेक्टर है इसको तो मैंने आगे बढ़ा दिया, ये वाला वेक्टर बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल किसको मानेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन। यहाँ पे एंगल है साहब, ये है एंगल ए जो होगा ना वो क्या होगा अपना, ये वाला होगा। तो बस मेरे को यहाँ से इतना सा बताना है कि आपकी जो दोनों लाइंस है ना इनके जो एरो है ये बाहर जाते हुए होने चाहिए, तभी अपन उसको एंगल मानेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, बेसिक में आपको थोड़ा सा मैं टेबल बनाना भी सिखा देता हूँ, क्योंकि टेबल काफी सारे बच्चों को पता नहीं होती है, और अपन ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करने जा रहे हैं तो टेबल अच्छे से आना जरूरी है आपको, ठीक है। तो टेबल्स को बनाने के लिए सबसे एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, इस ट्रिक को आप समझ लेना और टेबल्स आपको इजीली याद हो जाएगी। अच्छा, इस टेबल को बनाने से पहले इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे जो है ना साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, सिर्फ मैं ये तीन ही बताऊंगा, बाकी सब आप इजीली ड्रॉ कर दोगे फिर उसके बाद में। कैसे, जैसे कि मान लो साइन जीरो है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, आपको सिर्फ कुछ नहीं याद करना, इन दो की वैल्यूज को याद कर लो, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे आपको। जैसे कि मान लो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2 आ गया, और इसकी वैल्यू होगी 1। इनको भी अभी थोड़ी सी देर के लिए आप छोड़ दो, सिर्फ 90 तक की टेबल देखेंगे साहब हम तो, है ना। अब देखना, कोस थीटा वैसे तो देखा जाए तो इसका उल्टा करके लिख दो, बस एक साइन थीटा को याद कर लो, फिर उसके बाद में सब कहानी अपने आप चलेगी आपकी। जैसे कि मान लो साइन थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया, अच्छा इसको उल्टा करके लिख दो, यहां से इसको लिखा, फिर उसके बाद में इसको लिखा, इसको बस इमेजिनेशन याद रखना, हाँ सब उसका उल्टा था तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ला दो, ये 1/√2 था तो ये दोनों सेम हो गए। अच्छा, इसका जो 30 होता है ये इसका 60 बन जाएगा, और वो उसका 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, टेन थीटा क्या होता है अपना, टेन थीटा कैसे, किस तरीके से लिखते हैं अपन, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। करके देखते हैं, देखिए ये अपॉन ये करेंगे अपन, 0/1 क्या आएगा आपका 0, ऐसे भी देख सकते हो। और
याद रखना चाहो तो आप डायरेक्टली याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। जैसे कि मान लो 10 जीरो की वैल्यू 0 होती है सर, और 10 30 की वैल्यू 1/√3। बस इतना सा याद रख लो कि 10 जीरो की वैल्यू 0 होती है और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अच्छा, ऊपर के लिखा हुआ है 1, इस 1 को यहाँ लिख दिया मैंने। नीचे क्या लिखा हुआ है, √3, तो इस √3 को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। अच्छा, इस पर आओ। यहाँ पे यदि मैं 1/0 करूं तो 1/0 क्या देता है, अपन एक अनडिफाइंड नंबर देता है जिसको अपन इनफाइनाइट के नाम से जानते हैं। इनफाइनाइट आ गया साहब। तो इस तरीके से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। इसमें कितना सा पता होना चाहिए आपको, साइन की वैल्यूज पता कर लो बस, उसके बाद में सब अपने आप हो जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको उल्टा करके लिखा। यहाँ पे टेन थीटा में मुझे दो चीजें याद करनी पड़ी थी। 10 जीरो की वैल्यू 0 होती है और 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। उसके बाद में ऊपर 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख दिया, नीचे क्या लिखा हुआ है, √3, तो √3 लिख दिया। और इधर कितना है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट लिख दिया। अब देखना, यहाँ के जो एंगल्स होते हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, इनका ही रिपीटेशन होता है। कैसे, जिस सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा एक ऐसा केस होगा जिसमें अपन रिपीटेशन तो करेंगे बट प्लस के साथ करेंगे। बाकी सभी में क्या होता है, एक माइनस के साथ में रिपीट होते हैं ये। क्योंकि साइन थीटा जो अभी थोड़ी सी देर बाद अपन रेसिप्रोकल्स को भी देखेंगे। रेसिप्रोकल साइन थीटा जो होता है वो इनवर्स होता है किसका, जैसे कि 1/कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। इसको भी देख लेंगे अभी। आप सिर्फ इनको रिपीटेशन ध्यान रख लो। जैसे कि मान लो ये 1 हो गया, इसके बाद में √3/2 यहाँ से आ गया, 1/√2 इसकी वैल्यू आ गई, और उसके बाद में 1/2 है, फिर उसके बाद में 0 है। सिर्फ ये प्लस के साथ में, बाकी सबका रिपीटेशन किसके साथ में है, नेगेटिव के साथ में। जैसे 0 120 इसका आ गया अपना 1/2, माइनस का 1/√2, माइनस के √3/2 आ गया, और माइनस का 1 आ गया। इसका रिपीटेशन लिखते हैं। जैसे कि मान लो माइनस का √3 आ गया, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1/√3 आ गया, और 0 आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप इनके रिपीटेशन को लिख सकते हो। सिमिलरली अपन आगे भी ऐसा ही करेंगे। क्योंकि देखना, साइन का उल्टा कौन, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं अपन। टेन का उल्टा कौन, कोट थीटा, तो कोट थीटा का इन सब वैल्यूज को उल्टा करके लिख दो, मतलब 1 करके लिख दो, कोट थीटा की लाइन आ जाएगी आपकी। कोसेक थीटा को लिखना है तो इसको उल्टा करके लिख दो, 1/कोसेक कोस थीटा करके लिख दो, तो सेक थीटा की लाइन आ जाएगी। इस तरीके से अपन पूरी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी, इसको याद रख लो और इन दो वैल्यूज को याद रख लो, पूरी टेबल बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट पे आता है। अच्छा, इसके बाद में आता है अपना मेजरमेंट ऑफ एंगल। आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें सिर्फ अपन बेसिक बेसिक को ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले उसके बाद में देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, आप जैसे कि मान लो अपन बाजार से चीजें लाते हैं, मैं कुछ भी चीज लिया, उसका वेट है, तो उसको अपन किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, या उसके अलग अलग ग्राम में, तो उसकी सब यूनिट्स बनी हुई है, यूनिट्स बनी हुई है। अच्छा, कोई लिक्विड आ गया तो उसको अपन लीटर में मेजर कर लेंगे। तो इसी तरीके से अपन अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यूनिट बनी हुई है सब। अब ये थीटा जब बना तो इसका मतलब है इसके लिए भी यूनिट बनाने की कोशिश की गई होगी। तो इसको जो मेजर करने की जो टेक्निक्स थी, वो दो तरीके से इसको मेजर किया जाने लगा। एक तो डिग्री में मेजर किया जाने लगा और एक रेडियन में मेजर किया जाने लगा। अच्छा साहब, डिग्री को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये, दो तरीके के मेजरमेंट्स हो गए यहाँ पे। एक तो होता है डिग्री मेजरमेंट, एक तो हो गया अपना डिग्री सिस्टम। अच्छा, इस डिग्री सिस्टम में क्या सिस्टम था साहब, इसमें अपन डीएमएस सिस्टम को यूज में लेते थे। डीएमएस सिस्टम क्या होता है यार, ये डीएमएस। अच्छा, डी का मतलब तो हो गया साहब हमारा डिग्री, एम का मतलब हो गया मिनट्स, और एस का मतलब हो गया अपना सेकंड। डिग्री, मिनट, सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से मेजर किया जाने लगा। अच्छा, इसके बाद में क्या बात आई अपनी, जैसे कि मान लो आप इतना सा तो जानते ही हो कि एक राइट एंगल में कितने एंगल होता है अपने, 90 डिग्री का होता है एक राइट एंगल। ठीक है, यदि मैं टू राइट एंगल की बात करूं तो टू राइट एंगल क्या होगा अपना, टू राइट एंगल जो होगा ना अपना, वो कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा, और जो यहां से हमारा 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। एक डेश लगा हुआ है तो मिनट है। अच्छा, 1 मिनट में
एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे तो डबल डैश लगा देंगे, और एक डैश लगा हुआ है तो मिनट है, और दो राइट एंगल का मतलब हो गया अपना 180 डिग्री। अच्छा, आगे की बात करते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल क्या बोलते हैं हमारा, जैसे कि राइट 3.25 डिग्री को मुझे डीएमएस में रिप्रेजेंट करके बताओ। डीएमएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो सब ऑलरेडी डिग्री में है, तो इसका मतलब 3 डिग्री पॉइंट। अच्छा, ये जो पेयर है, इस पॉइंट के बाद में जो फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट टू नंबर्स का जो पेयर होता है, उसको अपन जैसे कि मान लो 25 डिग्री होगा, ऐसा कुछ करके होगा ये, तो 25 डिग्री जो है पॉइंट में। अच्छा, मैंने क्या पढ़ा है साहब, 1 डिग्री 60 मिनट्स की होती है। तो इसका मतलब ये होगा, मेरा जो भी नंबर है या जो भी डिग्री में है, उसको मैं क्या करूं, 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो फाइनली आ जाएगा आपका 15 मिनट में कन्वर्ट हो गया साहब। ये जो भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब था ये ऑलरेडी डिग्री में था, 3 तो क्या है ऑलरेडी डिग्री में हो गया साहब। और उसके बाद में जो डिजिट्स हैं, जैसे कि जो टू टू का पेयर्स बनाते हैं अपन, पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स है, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स को पेयर बना के, टू टू का पेयर बना के, फर्स्ट टू डिजिट्स को क्या बोलते हैं अपन, मिनट में। फिर इसके बाद भी यदि कुछ होता है तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। आगे देखेंगे उसके क्वेश्चंस भी। तो यहाँ से वो आपका जैसे कि 50 मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 3 डिग्री और 15 मिनट्स में लिख सकते हैं अपन, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी एक ग्रेड सिस्टम को यूज में लिया जाता है, जिसको जीएमएस सिस्टम बोलते हैं अपन। इस सिस्टम में क्या होता है, ग्रेड मिनट सेकंड्स, ठीक है, ग्रेड मिनट सेकंड। इसमें क्या होता है कि टू राइट एंगल जो होते हैं ना, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं 200 ग्रेड के। बस आप इतना सा ध्यान रख लो, बाकी आपके आगे सॉल्व होते जाएंगे क्वेश्चन। तो इतना ज्यादा इसको क्या यूज में लिया नहीं जाता है। ज्यादातर मेनली जो आपका डिग्री सिस्टम और एक रेडियन सिस्टम पढ़ेंगे वही यूज में लिया जाएगा। इसको पहले इतनी प्रिफर अब जो है मतलब क्वेश्चन आपको काफी कम देखने पे मिलेंगे। तो इतना ध्यान रख लो कि टू राइट एंगल 200 ग्रेड्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके बाद में अपन रेडियन सिस्टम पे आते हैं। रेडियन सिस्टम में क्या होने लगा साहब, अब यहाँ पे एंगल को मेजरमेंट करने के लिए रेडियन को यूज में लिया जाने लगा। रेडियन भी एक उसकी क्या होती है, यूनिट होती है एंगल मेजरमेंट की। एंगल मेजरमेंट की यूनिट होती है। इसको कैसे समझते हैं, सपोज करो मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग में एक आर रेडियस का सर्कल लिया, आर रेडियस का एक सर्कल लिया। अब सपोज करो एक पर्टिकुलर अदर लाइन से मैंने इस पे आर डिस्टेंस को तय किया। तो आर डिस्टेंस को, जब मैं आर डिस्टेंस मैंने यहाँ पे आर डिस्टेंस ली ना, इनकी जो आर्क है उसको आर डिस्टेंस तय की, तो उस टाइम पे यहाँ की जो इन दोनों के बीच का एंगल होता है वो कितना हो गया, मेरा थीटा हो गया। अच्छा, अब ये चीजें अपन बचपन में पढ़ चुके हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। एल अपॉन आर मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारी लेंथ ऑफ आर्क और ये हो गया हमारा रेडियस। ये क्या हमारा लेंथ ऑफ आर्क और ये होगा हमारा रेडियस। अच्छा, थीटा एंगल जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क की कितनी है हमारी, आर, और रेडियस भी आर है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो रेशो होगा ना वो किसके आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के। तो जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते थे, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस में आ रहा है, हमारा रेडियन में आ रहा है साहब। अच्छा, तो मैं यहां से यूं बोल सकता हूं कि 1 रेडियन एंगल प्रोड्यूस बाय आर लेंथ ऑफ आर्क ऑन सर्कल ऑफ
आर रेडियस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आर रेडियस के सर्कल पे मैं आर लेंथ को मेजर करता हूं, तो उनका जो रेशो होगा ना वो क्या होता है अपना थीटा, और उसको अपन मेजर किस में करेंगे, रेडियन में करेंगे। तो 1 रेडियन एंगल प्रोड्यूस हो जाएगा वहां से हमारा। अच्छा, ये देखने के बाद में मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं अपन कनेक्टिविटी ऑफ ऑल सिस्टम। कनेक्टिविटी ऑफ ऑल सिस्टम में क्या होता है कि हम जितने हमने जो दोनों तीनों सिस्टम्स पढ़े हैं उन सिस्टम को हम कनेक्ट करके देखें। जैसे कि मान लो टू राइट एंगल को क्या बोलते हैं अपन, इस टू राइट एंगल को पढ़ू मैं तो क्या ये इक्वल टू पाई होता है क्या? अच्छा, ये इक्वल टू क्या 180 डिग्री के भी इक्वल होता है क्या? और इसी को मैंने पढ़ा है कि साहब ये 200 ग्रेड के भी इक्वल हो जाता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्या याद रखना है आपको कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और ये इज इक्वल टू कितना होगा, 200 ग्रेड के इक्वल। अब यहां से मैं एक दूसरे को इंटरचेंज भी कर सकता हूं। जैसे कि मान लो कभी मुझे इसको इसका जो होता है ये क्या होता है, रेडियन में, रेडियन, और इसको मैं डिग्री में मेजर कर रहा हूँ और इसको मैं ग्रेड में मेजर कर रहा हूँ। कभी मुझे जरूरत पड़ेगी 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू मैं इस पाई को उचका के इधर भेज दूं तो क्या ये 180 अपॉन में पाई इस तरीके से कन्वर्ट करूंगा। मतलब क्या होगा कि 1 रेडियन वैल्यू इतने डिग्री के इक्वल होती है साहब, और इसी चीज को मैं ग्रेड में कन्वर्ट करूं, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, यहां से मुझे जिसकी भी जरूरत पड़ेगी ना अपन उसको उसके अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर लेंगे। जैसे कि मान लो मुझे डिग्री की जरूरत पड़ेगी साहब, तो मैं 180 को सब में डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना हुआ तो रेडियन में 180 अपॉन सॉरी पाई अपॉन 180 कर दूंगा, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। और इस 180 को जब मैं इसके नीचे भेज दूंगा तो ये ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेडियन में हो गया, ये ग्रेड में कन्वर्ट हो गया। 1 डिग्री की वैल्यू इनके इक्वल होती है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अपन। इनको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या बोलता है हमारा, जैसे कि मान लो 40 ग्रेड में दिया हुआ है मुझे, 40 ग्रेड में दिया हुआ है। अब इस 40 ग्रेड को क्या करना चाहता हूं मैं, कन्वर्ट ग्रेड को डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं साहब मैं। 40 ग्रेड को हम डिग्री और रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो इनको 40 ग्रेड, सबसे पहले तो मैं पता करूं कि यार 1 डिग्री जो होता है ना 40, इसको मैं एक रिलेशन पता है मुझे कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू, और होता है हमारा 200 ग्रेड। अच्छा, ये 40 ग्रेड है। मैं एक काम करता हूँ यार, सबसे पहले मैं 1 ग्रेड की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो 1 ग्रेड की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 1 ग्रेड इसको यहाँ रखा मैंने और 200 को इनमें डिवाइड कर दिया, तो पाई अपॉन में 200 हो गया अपना, और इधर हो गया 180 अपॉन में 200 डिग्री हो गया, ठीक है। इधर हो गया रेडियन, इधर हो गया डिग्री, और इक्वल हो गया अपना 1 ग्रेड। अब ये क्या बात करता है सर, 40 ग्रेड की बात करता है कि 40 ग्रेड को आप डिग्री में भी बताओ और रेडियन में भी बताओ। तो जब मैं डिग्री की बात करता हूँ ना, तो 40 ग्रेड जब मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई करूँ, इसका मतलब है सबको मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, सबको मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 40 से मल्टीप्लाई इसको भी किया 40 अपॉन में 200 पाई, और 40 इंटू में 180 अपॉन में 200 डिग्री हो गया अपना, और ये हो गया 40 ग्रेड, ठीक है। अब देखना है यहाँ से, ये हो गया अपना पाई अपॉन में 5 रेडियन में वैल्यू आ गई है तो मेरी, यहां से मैंने ये मल्टीप्लाई का साइन है, 0 से 0 कैंसिल, 360 डिग्री में आ गया और 40 ग्रेड में आ गया। तो यहां से आपको जो भी फाइंड करना हो, जैसे कि मान लो जो भी गिवन हो ना, उसको आप क्या करो, पहले तो मैं 1 के इक्वल जब इसको कर दूं तो क्या क्या अपनी अपनी वैल्यूज दे रहे होंगे। अच्छा, इसको मैं 40 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं तब क्या क्या वैल्यूज देंगे, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसके। अच्छा, इसके बाद में आते हैं अपन इस क्वेश्चन पे, कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन। जैसे कि मान लो सपोज करो मेरे से बोला गया कि 12 डिग्री है साहब, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ आप।
अच्छा, जैसे मेरे से बोला गया, मैं तो एक रिलेशन जानता हूँ कि पाई इज इक्वल टू कितना होता है मेरा, 180 डिग्री के इक्वल होता है, और यही मेरा 200 ग्रेड के भी इक्वल होता है। अब मेरे से क्या बोला गया, डिग्री की वैल्यू दी गई है और मेरे से पूछा गया है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ। मतलब डिग्री वाली वैल्यू गिवन है या ये वाली रेडियन वाली वैल्यू ये पूछ रहा है, मतलब उसके अंदर पाई तो आना ही चाहिए। रेडियन का आ गया मतलब उसके अंदर पाई इंक्लूड होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको 1 बनाने की कोशिश करता हूँ। देखना, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, पाई अपॉन में 180 रेडियन के इक्वल हो गया ये। अच्छा ठीक है साहब, अब मुझे 12 डिग्री की बात करनी है, तो 12 डिग्री को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, बोथ साइड में 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 12 इंटू पाई अपॉन में 180 आ गया। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा अपना, पाई अपॉन में 15। तो यहाँ में इतना रेडियन है साहब, ये पाई अपॉन 15। ये हमेशा जो रेडियन में वैल्यू आएगी ना, ये ध्यान रखना, उसमें पाई जरूर इंक्लूड होगा, और पाई अपॉन 15 अपना वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब जैसे कि मान लो मुझे कोई वैल्यू गिवन है, तो उसको मैं पहले 1 बनाने का करता हूँ, ताकि मैं इसको जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपने 12 डिग्री बन जाएगा। और जो अपनी वैल्यू आएगी वो 12 इंटू पाई अपॉन में 180 आई थी, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया और कुछ आंसर आ गया। अच्छा, जैसे कि मान लो मैं 30 डिग्री की बात करूं, क्या आप 30 डिग्री को बताओ पाई रेडियन के अंदर। 30 डिग्री को रेडियन में कैसे बताएंगे हम, कि पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, पहले मैं 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड करूँ तो पाई अपॉन में 180 लिखूंगा इसको। अगर मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो मैं 30 डिग्री को दोनों साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कुछ इस तरीके से आ रही होगी अपनी वैल्यू। तो ये 6 का, तो पाई अपॉन 6 आ गई मेरी। 30 डिग्री जो होगी वो रेडियन में मेजर करूँ तो वो किसके इक्वल होती है, पाई अपॉन 6 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से आप इसमें सारे कन्वर्जन को कर सकते हो। क्या ध्यान में रखना है कि जिसकी बात करना, जिसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो, सबसे पहले उसको इस तरीके रिलेशनशिप में लिखो। रिलेशनशिप में लिखने के बाद में उसको 1 बनाओ, और 1 बनाने के बाद में उसको जितना बनाना है, आपको 30 डिग्री बनाना है, तो 30 से दोनों बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट को भी डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट को किस तरीके से डिस्कस करते हैं, जैसे कि मान लो कभी अपना लिखा हुआ है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये अभी हम जैसे इससे पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, साइन थीटा जो होता है ना, इसको लेते हैं सबसे पहली बात। तो जो साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको कभी भी, एक तो आप है ना, बिना साइन, बिना थीटा के इस साइन का कोई मतलब नहीं है। यदि मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं तो इन दोनों का कोई अलग अलग मतलब नहीं है। साइन का सिर्फ पर्टिकुलर इसमें थीटा हटा दो तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तब जाके इनकी एक किसी पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि राइट एंगल में जो साइड होती है उनके रेशो को रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा। तो जब इसके साथ में थीटा मिला तब उसने उसको रिप्रेजेंट किया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे कि मान लो जो थीटा होता है ना, इसको मैं हमेशा डिग्री में ही वैल्यूज को, अपन अभी तक जो वैल्यूज पता करते हुए आए, जैसे हमने जो टेबल ड्रॉ करी थी वो सिर्फ डिग्री में ही ड्रॉ करी है। जैसे कि मैं कभी आपके लिख दूं साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप बता दोगे 1/2। इसको बता दोगे आप 0। साइन 90 डिग्री की वैल्यू बताओ तो आप बता दोगे साहब इसकी वैल्यू 1। और ऐसा लिखूं कि साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो इसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यूज होती होगी, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यूज तो आएगी। बट कभी मैंने लिख दिया कि सिर्फ साइन 1 की वैल्यू बताओ, इसमें और इसमें डिफरेंस होता है। जब डिग्री में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हाँ साहब इसकी वैल्यू है, और साइन 1 लिखा हुआ है, साइन 1 को पहले आप क्या करोगे, 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किस में गिवन है, रेडियन में गिवन है। ठीक है ना, ये किस में गिवन है, रेडियन में गिवन है। अब पहले आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे, फिर जाके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अपन। जैसे कि देखते हैं, यहां से मैं क्या जानता हूं कि साहब पाई इज इक्वल टू कितना होता है अपना, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा, मैं कभी 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो किसके इक्वल होती है, तो पाई को इधर भेज दो, 180 अपन में पाई हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का जो रेशो होता है ना, इसको आप ध्यान रख लेना, अप्रोक्स में ये किसके इक्वल होता है, 57 डिग्री के इक्वल हो जाता है। 57 डिग्री के इक्वल होता है इनका जो रेशो होता है। रेडियन को मैं डिग्री में फाइंड करना चाह रहा हूँ, रेडियन को डिग्री में फाइंड करना चाह रहा था, तो उसमें जो इन दोनों का जो रेशो था ना,
180 अपॉन में पाई लिखा हुआ। अच्छा पाई को क्या जानते हैं अपन, 22/7 भी तो लिख सकते हैं ना अपन। अच्छा इन दोनों को जब मैं सॉल्व करता हूँ ना तो वो अप्रोक्स में 57 डिग्री के इक्वल आता है। तो यहां से जब मैं साइन की स्टडी करेंगे अपन, जैसे कि साइन 1 जो होता है हमारा, इसको मैं ये किस में, रेडियन में है साहब, रेडियन को मैं डिग्री में लिखना चाहूँ तो अप्रोक्स में ये 57 डिग्री के इक्वल हो रहा होगा। अच्छा 1 रेडियन 57 डिग्री के इक्वल है, ये हम यहाँ से सीख चुके हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, जैसे कि 57 डिग्री है तो इसको अप्रोक्स में वैल्यू लूँ मैं तो 60 के अप्रोक्स ले सकता हूँ। अच्छा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3 के अपॉन 2 है। तो मतलब अप्रोक्स में देखें तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, √3/2 के अप्रोक्स में आएगी इसकी वैल्यू। तो जब भी आपको रेडियन में डिग्री में मिल रही हो तो उसका तो अपन कुछ चेंज करना ही नहीं है, हमें सीधे वैल्यू फाइंड करनी है। जब रेडियन में वैल्यू मिल रही हो तो उस केस में अपन को पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री होता है, ये हमने यहाँ से सीखा है। और वहां से हम फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अभी मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता, साइन 2, सिर्फ 2 लिखा मैंने, तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप, 2 रेडियन है साहब ये। और 2 रेडियन, एक रेडियन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 57। एक रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है अपना, 57 डिग्री के है। तो 2 रेडियन किसके इक्वल होगा, 57 डिग्री इंटू 2 कर देंगे और इसको यहाँ पे लेके पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, फिर उसके बाद में उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो यही प्रोसेस होगा अपना आगे का। तो इसी के साथ में हम हमारे जो आगे की कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज का समझ में आया होगा और आप अपने जो कमेंट्स हैं वो हमें अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको क्लास जैसी भी लगी हो आपके कमेंट जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।